वो ऑर्गेनिज्म जो लिविंग एंटिटी है मगर हम उनको अपनी आंखों से नहीं देख सकते। याद करो ड्रैगन फ्लाई किसको किल करता है? मॉस्किटोज को। एक स्विस चीज पढ़ा होगा, जब आप जेरी को देखते हो ना, टॉम एंड जेरी, बच्चा बच्चा जानता है टॉम एंड जेरी को। टॉम एंड जेरी में आपने देखा होगा जो जेरी जिस चीज को खा रहा होता है ऑल द टाइम। हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है संकल्प भारत के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ह्यूमन वेलफेयर में जो इन्वॉल्व माइक्रोब्स हैं उनकी हम बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले जो आपको एक वर्ड समझना है दैट इज माइक्रोब। माइक्रोब क्या होते हैं या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या हैं? वो ऑर्गेनिज्म जो लिविंग एंटिटी है, वो ऑर्गेनिज्म जो लिविंग एंटिटी है मगर हम उनको अपनी आंखों से नहीं देख सकते। ऑब्वियस सी बात है, वर्ड यहां पे माइक्रो, माइक्रो का मतलब छोटा, जो हमारी नेकेड आइज नहीं देख सकती। मतलब हम अपनी नंगी आंखों से जिसे नहीं देख सकते, मतलब आप अपनी आंखों से जिसे नहीं देख सकते। ऑब्वियस सी बात है, क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि उनका साइज काफी छोटा है, इस वजह से आप उनको नहीं देख सकते, राइट? तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को आप क्या बोलते हो? माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हो। अच्छा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अगर प्रेजेंस की बात करें कि ये कहां कहां मिल सकते हैं, तो आप मेंशन कर सकते हो ये कॉस्मोपॉलिटन नेचर के होते हैं। कॉस्मोपॉलिटन बोले तो सर्वव्यापी, हर जगह मिलने वाले। आप जमीन पे देखो, जमीन पे मिलेंगे, हवा में देखोगे तो हवा में मिलेंगे, आप अगर पानी में देखोगे तो पानी में मिलेंगे। इवन कुछ ऐसी अनयूजुअल प्लेसेस भी हैं, कुछ अनयूजुअल प्लेसेस भी हैं, वहां पे भी ये देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जो हाइड्रोथर्मल वेंट होती है, जहां पे समुद्र की सतह में ज्वालामुखी फटती है, उस वाले एरिया में भी देखने को मिल सकती है। ये हाई सैलिनिटी वाले एरिया में देखने को मिल सकते हैं। इवन जो कैटल्स होते हैं उनके गट के र्यूमन में भी देखने को मिल सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट अनयूजुअल प्लेसेस पे भी आपको ये देखने को मिल सकते हैं। सो कॉल्ड कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर। इनका नेचर कॉस्मोपॉलिटन, सर्वव्यापी नेचर होता है। अगर हम बात करें तो ये डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को बिलोंग करते हैं। आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि बैक्टीरिया भी होंगे इसमें फंगस भी होंगे, इसमें एल्गी भी होंगी, और एल्गी में ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया, सिंगल सेल एल्गी को आप यहां पे रिप्रेजेंट करोगे। एल्गी के साथ साथ यहां पे आप वायरस को भी रख सकते हैं, वायरॉइड को भी रख सकते हैं, प्रियन को भी रख सकते हैं। सो इट बिलोंग टू डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। हम यहां पे बात करेंगे कि माइक्रोब अलग अलग किन किन स्टेप्स में या किन किन जगह पे यूज होते हैं, राइट? तो जैसे हम बात करें कि आप देखोगे कि माइक्रोब्स का यूज आप हाउस होल्ड प्रोडक्ट में यूज करते हो। घर में कई सारे इवेंट, जो आप खाना बना रहे होते हो, कई सारे खाने की चीजें बना रहे होते हो, उसमें भी माइक्रोब्स इन्वॉल्व होते हैं। हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। फिर हम देखते हैं कि इंडस्ट्रीज में इनका बहुत ज्यादा यूज होता है। इंडस्ट्रीज में समझेंगे, हम देखेंगे सीवेज कंट्रोल में भी काफी हद तक इसका यूज होता है। सीवेज कंट्रोल क्या होता है इसको बहुत डिटेल में समझाऊंगा, व्हाट इज सीवेज कंट्रोल। बायोगैस प्रोडक्शन में भी इसका यूज होता है। बायोगैस प्रोडक्शन, बायोगैस क्या होती है, हम इस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। बायो कंट्रोल एजेंट में इनका यूज होता है कि बायो कंट्रोल एजेंट कुछ स्पेसिफिक एजेंट है जो इन्वॉल्व होते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में, उनकी हम बात करेंगे तो बायो कंट्रोल एजेंट में यूज होते हैं। इवन आप मेंशन कर सकते हो कि ये बायो फर्टिलाइजर के फॉर्म में भी यूज होते हैं। तो देयर आर डिफरेंट डाइवर्स ग्रुप जहां पे इनको यूज करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं यूज इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, मतलब घर की जो डेली की जो चीजें हैं, जो आप किचन में एक्टिविटी कर रहे हो, उसमें कहां कहां माइक्रोब इन्वॉल्व है। हर बच्चा, आप में से जितने बच्चे भी सुन रहे होंगे उन सबको पता होगा कि दही जो आप खाते हो, मुझे उम्मीद है आपको पता होगी कि जो दही आप खाते हो उस दही में माइक्रोब इन्वॉल्व है। ऐसे मत समझने लगा कि सर ये माइक्रोब्स है तो हमको तो डैमेज कर देंगे। नहीं नहीं नहीं, ये बेनिफिशियल माइक्रोब्स होते हैं। यस, जो दही बनाने की प्रोसेस है तो उसमें आप क्या देखते हो, माइक्रोब इन्वॉल्व है, और उन माइक्रोब्स को हम बोलते हैं लैब, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। व्हाट इज लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है, राइट? तो कर्ड के बनाने की प्रोसेस में आप क्या देखते हो, आप एक प्रोसेस स्टेप इन्वॉल्व करते हो दैट इज कॉल्ड इनोकुलेशन। इनोकुलेशन में आप क्या करते हो कि जब आप दूध लोगे, दूध को आप थोड़ा सा गर्म करके एक नॉर्मल ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ले आओगे, अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस के ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ले आओगे, तो आप उसमें थोड़ा सा दही डालते हो। याद करो, मम्मी जब घर में दही बनाती है तो क्या करती है, रात में दूध को गर्म किया और उसको पहले ठंडा होने के लिए छोड़ते हैं। अगर गर्म दूध में ही डाल देते हो तो याद करो वो दूध ही फट जाता है, फिर उससे पनीर वगैरह बनता है, राइट? दैट इज डिफरेंट। बट जब दही बनाते हो तो उसको पहले ठंडा करते हो, क्योंकि उसने गर्म टेम्परेचर में आपने अगर इनोकुलम डाल दिया तो इनोकुलम में जितने भी बैक्टीरिया वो उस गर्म टेम्परेचर में वैसे ही मर जाएंगे। तो आप याद करो वो प्रोसेस कि जब दही बना रहे होते हैं तो पहले दूध लिया, दूध को गर्म किया। गर्म क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसमें जो एग्जिस्टिंग बैक्टीरिया हैं वो सारे मर जाएं। फिर उसको ठंडा कर लिया। ठंडा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भाई अब इस टेम्परेचर पे जो हम बैक्टीरिया डालेंगे वो ग्रो कर पाएंगे। फिर हमने इनोकुलम डाला, इनोकुलम मतलब थोड़ा सा दही डाला, दही में क्या है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है। अब वो बैक्टीरिया क्या करेंगे, ग्रो करेंगे उस टेम्परेचर पे।
राइट और इस मिल्क को पार्शियली डाइजेस्ट कर देंगे, और जब वो पार्शियली डाइजेस्ट कर देंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कर्ड में, दही में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, जब दही बनता है तो उसकी कुछ प्रॉपर्टी और इंक्रीज हो जाती हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाती है? एक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है कि उसमें विटामिन B12 का लेवल बढ़ जाता है। जो विटामिन B12 है जो कि गो फैक्टर की तरह काम करता है, उसका लेवल बढ़ जाता है। तो हम कह सकते हैं भाई कि विटामिन B12 मिल्क में तो नहीं प्रेजेंट है मगर हमारे पास दही में प्रेजेंट है, क्योंकि जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया उन्होंने उसको प्रोड्यूस होने में मदद किया है। दूसरा एक और एडिशनल चीज मिलती है कि जो दही होता है वो हमारे गट के माइक्रो एनवायरनमेंट को चेक करने में भी मदद करता है कि वहां पे जो डिसीज कॉजिंग माइक्रोब है वो बहुत ज्यादा तो नहीं हो रहे, उनकी भी ग्रोथ को कंट्रोल करता है। कौन? ये जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया वाले जो मेंबर हैं, ये जब दही में प्रेजेंट होते हैं तो हमारे एग्जिस्टिंग गट के अंदर जो अदर डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया उनको भी कंट्रोल करके रखते हैं। राइट, आपने प्रोबायोटिक्स का नाम सुना होगा जो हमारी गट के माइक्रो एनवायरनमेंट को भी हेल्दी रखने में मदद करते हैं। आपने यकृत का नाम सुना होगा, एक बोतल आती है येलो येलो और रेड कलर के उसकी, जिसको हम प्रोबायोटिक्स बोलते हैं, जो हमारे गट के माइक्रो एनवायरनमेंट को हेल्दी रखने में मदद करती है। इसके बाद नेक्स्ट समझिए, ये तो हमने दही की बात की, कर्ड की बात की। इसके बाद समझिए कि कुछ फर्मेंटेड प्रोडक्ट भी होते हैं जो हम खाने में फर्मेंटेशन की प्रोसेस के थ्रू इन्वॉल्व करते हैं। जो अभी फर्मेंटेशन बात कर रहे थे ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के रेस्पेक्ट में था, कर्ड को बनाना। राइट, एक आप देखते हो कि एथनॉल फर्मेंटेशन का इवेंट भी इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे एथनॉल की फर्मेंटेशन में आप क्या देखोगे कि यहाँ पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, और जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा तो वहां पे पफीनेस आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जब आप इडली या डोसा बना रहे होते हो तो याद करो इडली और डोसा काफी पफी पफी होते हैं, और वो पफी होने का कारण क्या है? वहां पे पफी होने का कारण है वहां पे इन्वॉल्व जो प्रोसेस है, जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस है, उसमें आप क्या देख रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। राइट, तो उसमें आप क्या मेंशन करते हो कि वहां पे स्पेसिफिक बैक्टीरिया इन्वॉल्व हैं जो उसको बनाने में मदद कर रहे हैं। राइट, इडली और डोसा को बनाने में मदद कर रहे हैं। आपने ईस्ट का इन्वॉल्वमेंट भी सुना होगा, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी एक बेकर्स ईस्ट कहलाती है जो आपके ब्रेड और बिस्किट बनाने में मदद करती है। राइट, ब्रेड और बिस्किट्स को बनाने में मदद करती है। यहाँ पे आप ईस्ट का इन्वॉल्वमेंट शो करते हो। यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन है, जो माइक्रोब है वो कौन है, ईस्ट है। ईस्ट बोले तो सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, जिसको हम बेकर्स ईस्ट भी बोल रहे हैं। देन आपने कुछ फर्मेंटेड फिश के बारे में सुना होगा, फर्मेंटेड बेम्बू के बारे में सुना होगा। सो कुछ स्पेसिफिक फर्मेंटेड कंपोनेंट और भी होते हैं। इसके बाद आपने एक टोडी का नाम सुना होगा। टोडी एक रीजनल ड्रिंक है। हाँ, आप सही समझ पा रहे हो, ये ड्रिंक नशे वाली ड्रिंक ही है। इसमें क्या होता है कि जो पाम ट्री होते हैं, पाम ट्री के हम सैप को निकाल के उसको फर्मेंट करने के बाद यूज कर रहे होते हैं। राइट, उसको हम सैप को निकालने के बाद, फर्मेंटेशन के बाद उसको जब यूज करते हैं तो वो कैसे काम करता है, एक ड्रिंक की तरह ही काम करता है। और इसको सस्ता वर्जन ऑफ, वो बोल सकते हो कि ये सस्ता वर्जन है किसका, वो वाली ड्रिंक का, है ना, अल्कोहल का सस्ता वर्जन है एक तरीके से। यहाँ पे भी फर्मेंटेशन की स्टेप इन्वॉल्व है। नेक्स्ट हाउसहोल्ड प्रोडक्ट में आप बात करते हो चीज की। चीज में क्या होता है, चीज में आप क्या देखोगे कि चीज में क्या होता है भाई, यहाँ पे डिनेचुरेशन कर रहे होते हैं। चीज कैसे बनता है, देखो चीज याद रखो कि कौन सा माइक्रोब यूज कर रहे हो इस पे डिपेंड करेगा। राइट, कि कौन सा माइक्रोब आपने यूज किया, और यहाँ पे डिस्टिले, यहाँ पे माइक्रोब्स कौन से यूज कर रहे हो, और यहाँ पे प्रोसेस क्या यूज कर रहे हो। राइट, राइपनिंग की प्रोसेस में आप किसको यूज कर रहे हो। देखो होता क्या है चीज बनाने की प्रोसेस में, यहां पे क्या होगा कि आप मिल्क लोगे और मिल्क में एक प्रोटीन होती है दैट इज कॉल्ड केसीन प्रोटीन। आप जब केसीन प्रोटीन को डिनेचर कर देते हो, राइट, जब इसको दूध को फाड़ देते हो, राइट, तो आप क्या देखोगे कि फैट अलग हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोटीन केसीन प्रोटीन होती है वो वाटर को और फैट को होल्ड करके रखती है। कौन, केसीन प्रोटीन। मान लो ये केसीन प्रोटीन है, इसने पकड़ के रखा है पानी को और पकड़ के रखा है किसको, फैट को, और तुमने इसी पर्टिकुलर प्रोटीन को डीनेचर कर दिया, मतलब बेकार कर दिया। अब क्या होगा, पानी अलग हो गया और फैट अलग हो गया। जब पानी और फैट अलग हो गया तो आप क्या करोगे, पानी को हटा दोगे, फैट बचेगा। अब उस फैट में आप क्या करोगे, लास्ट स्टेप बचती है राइपनिंग की प्रोसेस। आप उसमें क्या करोगे, आप उसमें कुछ बैक्टीरिया या कुछ स्पेसिफिक फंगस ऐड कर दोगे। तो कौन सा बैक्टीरिया या कौन सी फंगस इन्वॉल्व कर रहे हो, ये उसके फ्लेवर को, उसके नेचर को डिसाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक स्विस चीज पढ़ा होगा, जब आप जेरी को देखते हो ना, टॉम एंड जेरी, बच्चा जानता है टॉम एंड जेरी को। टॉम एंड जेरी में आपने देखा होगा जो जेरी जिस चीज को खा रहा होता है ऑल द टाइम, है ना, उसमें बड़े बड़े होल भी होते हैं, दैट इज स्विस चीज। और वो होल होने का कारण क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कि वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही होती है और उसको पफीनेस क्रिएट कर देती है। राइट, और यहां पे जो इन्वॉल्व बैक्टीरिया है उसको बोलते हैं प्रोपियोनियम बैक्टीरियम शर्मानी। राइट, ये बैक्टीरिया क्या करता है, उस स्विस चीज को बनाने में मदद करता है। और फाइनल स्टेप राइपनिंग की स्टेप पे हम इसको ऐड कर रहे होते हैं। दूसरा एक और चीज का आपने नाम सुना होगा, रॉकफोर्ड चीज। रॉकफोर्ड चीज में यहाँ पे स्पेसिफिक टाइप के आप फंगस को यूज करते हो। सो दिस इज अबाउट माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। इसके बाद हम बात करेंगे माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस। इंडस्ट्रियल प्रोसेस में कई सारी चीजों को बनाने के लिए आप क्या यूज कर रहे होते हो, माइक्रोब्स को यूज कर रहे होते हो। ठीक है, नेक्स्ट अभी इन्हीं की बात करते हैं।
तो जब आप बात कर रहे होते हो माइक्रोब्स को जब हम इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं तो यहाँ पे आप मेंशन करते हो कि कई सारे कंपोनेंट हैं जिनको आप बनाने में मदद करते हो। फॉर एग्जांपल अल्कोहलिक बेवरेज सब जानते होंगे ना, कोई पर्सनल इंटरेस्ट शो नहीं करेगा, है ना, इसके बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे, है ना। तो आप क्या देखते हो यहाँ पे अल्कोहलिक बेवरेज को बनाने में मदद करते हैं, एंटीबायोटिक्स को बनाने में मदद करते हैं, कुछ स्पेसिफिक टाइप के एसिड्स होते हैं, एसिड्स को ये माइक्रोब बनाने में मदद करते हैं, कुछ स्पेसिफिक एंजाइम होते हैं उनको बनाने में मदद करते हैं, और कुछ बायो एक्टिव कंपाउंड होते हैं जिनको ये बनाने में मदद करते हैं। तो इन पांचों ही कैटेगरी की जो हमारे इंडस्ट्रीज में डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट की जो मैंने अभी बात की, इन पांचों ही कैटेगरी की मैं एक एक करके बात करता हूं। सबसे पहले अल्कोहल्स की बात कर लेते हैं, राइट, है ना। अल्कोहल की बात सबसे पहले कर लेते हैं। देखो अल्कोहलिक बेवरेज को बनाने के लिए जब हम प्रोसेस यूज कर रहे होते हैं तो आप क्या देखते हो कि यहां पे आप पहले तो एक माइक्रोब यूज करोगे, दैट इज सैक्रोमाइसीस सेरेविसी, राइट। यहां पे जो माइक्रोब यूज कर रहे होते हो वो क्या है, सैक्रोमाइसीस सेरेविसी। सैक्रोमाइसीस सेरेविसी क्या करता है, फर्मेंटेशन की प्रोसेस परफॉर्म करता है, दैट इज यहां पे आप क्या देखते हो, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की प्रोसेस काम करती है, और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में आप क्या देखते हो, एथनॉल प्रोड्यूस होता है यहाँ पे, राइट। यहाँ पे एथनॉल प्रोड्यूस होता है और वही क्या है, अल्कोहल ही है, राइट। यहां पे जो माइक्रोब यूज कर रहे हो वो क्या है, सैक्रोमाइसीस सेरेविसी, जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस से अल्कोहल को प्रोड्यूस कर रहा है। ये क्या करता है, पहले ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है पायरुविक एसिड में, फिर एस्टल्डिहाइड में, फिर एथनॉल में यहाँ पे कन्वर्जन हो जाता है, राइट। और एथनॉल ही यहाँ पे क्या होता है, अल्कोहल होता है। देखो जब आप प्रोसेस परफॉर्म कर रहे होते हो बेवरेज को बनाने की, तो यहाँ पे आप क्या देखते हो, दो चीजें बहुत मैटर करती हैं कि आप रॉ मटेरियल क्या यूज कर रहे हो, मतलब वो पर्टिकुलर बेवरेज बनाने में आप कौन सी रॉ मटेरियल को यूज कर रहे हो, आप क्या ले रहे हो, बार्ली ले रहे हो या फिर ग्रेप्स ले रहे हो या फ्रूट्स ले रहे हो, है ना। तो अलग अलग कंपोनेंट बनेंगे। तो पहला क्या देख रहे हो कि रॉ मटेरियल, और दूसरी प्रोसेस है डिस्टिलेशन की, कि आप डिस्टिलेशन किस तरीके से कर रहे हो। समझाता हूं डिस्टिलेशन और इसमें क्या अंतर है। जैसे फॉर एग्जांपल जब आप बार्ली या ग्रेन्स ले रहे होते हो तो उससे जब आप बनाओगे तो बार्ली से बनती है बियर, याद रखना है ना, बहुत काम की चीज, ध्यान से सुनो, पता तो होना चाहिए ना एटलीस्ट, है ना। तो बार्ली से जो ग्रेन्स हैं उनसे क्या बनती है, बियर। और बियर को जब आप डिस्टिलेशन करते हो, डिस्टिलेशन मतलब उसमें अल्कोहल कंसंट्रेशन और बढ़ा रहे होते हो, तो बियर से बनती है, यहां पे क्या बनती है भाई, बियर से आप क्या देखते हो, यहां पे विस्की बनेगी, राइट। और डिस्टिलेशन के बाद इससे क्या बन जाएगा, विस्की बन जाएगी। दूसरी तरफ आप जब ग्रेप्स यूज कर रहे हो तो ग्रेप से बच्चा बच्चा जानता है क्या बनती है, वाइन। ग्रेप से क्या बनती है, वाइन, है ना। ग्रेप से वाइन याद कैसे कर सकते हो कि ग्रेप भी तो वाइन होती है, ग्रेप्स की क्या होती है, वाइन, मतलब वो क्या होती है, ऊपर चढ़ने वाली, है ना, बेल होती है ना। तो ग्रेप से क्या बनती है, वाइन। और वाइन के डिस्टिलेशन से क्या बनता है भाई, रम एंड अदर कंपोनेंट बनते हैं ना, रम बनती है और अदर डिफरेंट टाइप की जो बेवरेज है वो बनती है, राइट। ओके, तो यहां पे डिस्टिलेशन की बात करते हैं कि डिस्टिलेशन क्या है। देखो किसी भी माइक्रोब की प्रेजेंस में जब अल्कोहल का कंसंट्रेशन मैक्सिमम बनाते हो तो आपने पढ़ा होगा 13% ही बढ़ सकता है। तो 13% से और ज्यादा अल्कोहल के कंसंट्रेशन को अगर आपको ले जाना है तो आप क्या करोगे, डिस्टिलेशन करोगे। आप बियर की बात करो, आप वाइन की बात करो, इसमें अल्कोहल का कंसंट्रेशन कम होगा कंपेरेटिव टू विस्की, रम या फिर अदर जो वोडका वगैरह जो आपकी जो अल्कोहलिक बेवरेज है ना। तो आप बस इतना याद रखो कि ये इसमें क्या मैटर कर रहा है कि आप टाइप ऑफ रॉ मटेरियल क्या ले रहे हो, ग्रेन्स ले रहे हो या फिर फ्रूट ले रहे हो या ग्रेप्स ले रहे हो, या फिर उसमें फिर डिस्टिलेशन की प्रोसेस किस तरीके से इन्वॉल्व कर रहे हो। तो ये हमने बात की अल्कोहलिक बेवरेज की। दूसरी तरफ अब हम बात करेंगे एंटीबायोटिक्स की। एंटीबायोटिक्स में नाम से समझने की कोशिश करो, एंटीबायोटिक अगेंस्ट लाइफ। देखो ये क्या होते हैं, ये उन ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट, तो क्या अगेंस्ट लाइफ ही काम करते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए खतरा है, वो ऑर्गेनिज्म जो डिसीज कॉजिंग है, उनके लिए ये जो एंटीबायोटिक्स हैं उनके लिए खतरा है। समझने की कोशिश करो, एंटीबायोटिक्स उन पैथोजन के लिए किलिंग नेचर का शो करते हैं जो हमारे लिए खतरा है, बट हमारे लिए ये एंटीबायोटिक्स क्या होती है, प्रोबायोटिक, मतलब हेल्प करने वाली होती है। प्रोबायोटिक्स एक तरीके से कह सकते हो क्या, प्रो लाइफ की तरह काम करते हैं, हमारे लिए हेल्प करने का काम करती हैं। तो एंटीबायोटिक्स की अगर हम बात करें तो यहां पे भी आप क्या देखते हो कि फंगस इन्वॉल्व हो सकती हैं, राइट। फॉर एग्जांपल मैं जैसे इसकी डिस्कवरी की बात करूं तो अलेक्जेंडर ने इसको खोजा था और ये एक बाई चांस डिस्कवरी थी। वो क्या देख रहे थे कि वो अपनी लैब में जब काम कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि स्टेफाइलोकोकस पे जब ये काम कर रहे थे स्टेफाइलो पे, तो उन्होंने क्या देखा, ये जो पर्टिकुलर बैक्टीरिया है, ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया जब उन्होंने अनवाश्ड जो बेसल थे उनको जब छोड़ा, बिना धुले हुए जब उन्होंने बर्तन को छोड़ा तो उनमें क्या देखा, उसमें क्या थे, बैक्टीरिया थे, मगर वहां पे एक फंगस ग्रो कर गई, दैट इज पेनिसिलियम। उस पेनिसिलियम ने क्या किया, एक केमिकल रिलीज किया, दैट इज कॉल्ड पेनिसिलिन, और उस पेनिसिलिन ने क्या किया, उस बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक दिया, राइट। तो वहां से डिस्कवरी हुई इसकी, राइट, पेनिसिलियम की। ये क्या कर रहा है, कुछ माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोक रहा है। कौन, ये फंगस का प्रोडक्ट,
राइट। पेनिसिलियम जो फंगस है, ये इसका जो प्रोडक्ट है पेनिसिलिन, ये क्या कर रहा है, रोक रहा है बैक्टीरिया की ग्रोथ को। यहां पे अगर आप इंटरेक्शन देखें तो बायोटिक बायोटिक इंटरेक्शन है, और यहां पे एमेंसिलिज्म काम कर रहा है। पिछले ही पॉडकास्ट में हमने डिस्कस भी किया हुआ था एमेंसिलिज्म के केस में कि क्या होता है कि एक को तो लॉस हो रहा है और एक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो तो बस अपना केमिकल रिलीज कर रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है, मगर उस केमिकल की वजह से क्या हो रहा है, बैक्टीरिया रुक रहे हैं। मगर अलेक्जेंडर इसके रोल को नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे। किस तरीके से नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे, एज एंटीबायोटिक, राइट। तो बाद में कुछ साइंटिस्ट यहां पे इन्वॉल्व हुए जिन्होंने इसके एंटीबायोटिक रोल को रिप्रेजेंट किया, राइट, जिन्होंने इसके एंटीबायोटिक रोल को रिप्रेजेंट किया, और उनको इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था, राइट। तो ये हमने बात की किसकी, एंटीबायोटिक्स की, और हमने बात की अल्कोहलिक बेवरेज की। अब हम बात करते हैं कुछ एसिड्स की। हालांकि ये जो एंटीबायोटिक्स है, कई सारी डिसीज, आप डिप्थीरिया की बात करो, लेप्रोसी की बात करो, या टिटनेस की बात करो, कई सारी डिसीज में एंटीबायोटिक्स यूज होती है, ये भी यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप। और अब इसके बाद कुछ एसिड की बात करते हैं। देखो एसिड्स में आपने देखा लैक्टिक एसिड के बारे में, लैक्टिक एसिड लैब के थ्रू बन रहा है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के थ्रू बन रहा है, राइट। फिर हम बात कर सकते हैं यहाँ पे एसिटिक एसिड की। एसिटिक एसिड आपका एसिटोबैक्टर की वजह से बनता है, राइट। इसी तरीके से आप और सिट्रिक एसिड को मेंशन कर सकते हो, राइट, ये एक स्पेसिफिक फंगस से प्रोड्यूस होता है, राइट। तो आप क्या मेंशन कर रहे हो, यहां पे कुछ एसिड भी है जो प्रोड्यूस होते हैं, कुछ एंजाइम भी हैं जो प्रोड्यूस होते हैं। एंजाइम की कैटेगरी में आप जाइमोजाइन को मेंशन कर सकते हो, राइट, जाइमेज को मेंशन कर सकते हो, राइट। और यहां पे आप डिफरेंट टाइप के प्रोटीएज, पैक्टेज को मेंशन कर सकते हो, जो आपके जूस की बोतल में जो जूस होता है वो देखो कितना क्लियर होता है, राइट, क्योंकि यहाँ पे पैक्टेज प्रोटीज होते हैं जो उनके फाइबर को डिग्रेड कर देते हैं, और वो जो जूस होता है एकदम क्लियर होता है। आप दुकान से जब जूस निकलवाते हो तो उसमें फाइबर होते हैं, मगर वो आपकी बोतल वाले में नहीं होते। क्यों? क्योंकि वहां पे आप क्या कर रहे हो, पैक्टेज यूज कर रहे हो, राइट, प्रोटीज यूज कर रहे हो, वो उन फाइबर को ब्रेक कर देते हैं। आया समझ में? यहां पे इसी तरीके से एक और एंजाइम है जैसे कॉल्ड स्टेप्टोकाइनेज। स्टेप्टोकाइनेज क्या काम करता है, वो एक क्लॉट बस्टर की तरह काम करता है। स्टेप्टोकाइनेज क्लॉट बस्टर की तरह काम करता है। जो आपके जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स में आप क्या देखते हो, कुछ क्लॉट क्रिएट हो जाते हैं, ये स्टेप्टोकाइनेज उनको ब्रेक करने में मदद करता है। तो ये आपने क्या बात की, एंजाइम्स की। कुछ बायोएक्टिव कंपोनेंट भी है, राइट। यहां पे बायोएक्टिव कंपोनेंट में आप किसको मेंशन करते हो, स्टैटिन को मेंशन करते हो। स्टैटिन क्या करते हैं, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट होते हैं। ये क्या होते हैं, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। और यहां पे साइक्लोस्पोरिन ए की बात करते हो। साइक्लोस्पोरिन ए कैसे काम करता है, वो काम करता है इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के। जब आप ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर रहे होते हो उस केस में ये यूज होता है, और ये क्या करता है, इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा सप्रेस कर देता है। तो यहां पर हमने देखा कि जो इंडस्ट्रीज है उनमें अलग अलग तरीके से आप यूज देख रहे हो। कैसे यूज देख रहे हो, आपने अल्कोहलिक बेवरेज में इसका यूज देखा, आपने एंटीबायोटिक्स में इसका यूज देखा, कई सारे एसिड को बनाने में इसका यूज देखा, कई सारे एंजाइम्स में देखा, और बायोएक्टिव कंपोनेंट की भी बात की आपने, स्टैटिन और साइक्लोस्पोरिन ए की बात की आपने, ठीक है। सो दिस इज अबाउट रोल इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस। नेक्स्ट हम बात करेंगे सीवेज ट्रीटमेंट की। तो सीवेज ट्रीटमेंट में कैसे माइक्रोब इन्वॉल्व है, इस पे डिस्कशन करते हैं कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या होते हैं। पहले समझते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या होते हैं, या उससे पहले समझ लेते हैं सीवेज क्या होता है। सीवेज की अगर हम बात करें तो जो हमारे घर में जो वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं, राइट, जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है फॉर एग्जाम्पल, या हाउस होल्ड जो वेस्ट प्रोडक्ट है, या फिर म्युनिसिपल जो वेस्ट प्रोडक्ट है, वो आप क्या देखते हो, अपने घरों से बाहर कहाँ पे, नालियों में बहा देते हो। तो वही म्युनिसिपल वेस्ट क्या कहलाता है, एक्चुअली में सीवेज कहलाता है। उस सीवेज में आप क्या देखोगे, कई सारे अनडिजॉल्व कंपोनेंट होंगे। क्या होंगे उसमें, अनडिजॉल्व, जो डिजॉल्व नहीं हो सकते। अनडिजॉल्व मेनली ऑर्गेनिक कंपोनेंट होते हैं, और कुछ अनडिजॉल्व में जो डिजॉल्व नहीं हो सकते उसमें लार्ज बड़े बड़े कंपोनेंट हो सकते हैं, है ना, जैसे प्लास्टिक की बोतल हो सकती है, और कुछ लार्ज के साथ साथ कुछ स्मॉल भी हो सकते हैं, जैसे मिट्टी, कंकड़, राइट। तो ये क्या है, अनडिजॉल्व, जो डिजॉल्व नहीं है। और एक होते हैं डिजॉल्व कंपोनेंट, या डिजॉल्व वेस्ट भी बोल सकते हो। और डिजॉल्व वेस्ट में क्या आता है, मेनली ऑर्गेनिक कंपोनेंट। ऑर्गेनिक कंपोनेंट में इसमें भी ह्यूमन एक्सक्रीटा को आप मेंशन कर सकते हो कि ह्यूमन एक्सक्रीटा, ह्यूमन का जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो आप रोज सुबह सुबह आप वॉशरूम में फ्लश करके आ रहे होते हो, है ना, वो क्या है, ह्यूमन एक्सक्रीटा ही है, वो इसमें होगा। और क्या होगा, कुछ फूड पार्टिकल भी होंगे, है ना, ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपोनेंट है। और ये क्या होते हैं, ये डिजोल्व होते हैं एक तरीके से, राइट। तो अनडिजोल्व लार्ज, और अनडिजोल्व स्मॉल, और फिर क्या है, डिजोल्व वाले। और यहां पे क्या है, डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स भी हैं। वो माइक्रोब हैं जो आपको बीमार भी कर सकते हैं। तो ये कंपोनेंट आपने क्या देखे, ये वो कंपोनेंट है जो आपके कहां पे प्रेजेंट है, सीवेज में प्रेजेंट है। आ रही है बात समझ में? तो सीवेज समझ में आया क्या है,
जो डेली वेस्ट प्रोडक्ट है या फिर जो म्युनिसिपल वेस्ट प्रोडक्ट है उसी को अपन क्या बोल रहे हैं, सीवेज बोल रहे हैं। तो अब आप ऐसे सोच के देखो कि ये जो डेली का वेस्ट प्रोडक्ट है, ये जो म्युनिसिपल वेस्ट प्रोडक्ट है, ये कहां पे जा रहा होगा? आपकी नालियों से कहां पे जाएगा? छोटे छोटे पॉन्ड में, और पॉन्ड के बाद वो या तो कहां पे जा रहा होगा? रिवर्स में। अब आप सोच के देखो, इतना ज्यादा जो अनवांटेड एकदम वेस्ट जो प्रोडक्ट है आप सीधा सीधा रिवर में, सीधा सीधा आप गंगा में, यमुना में फेंकते जा रहे हो। दिल्ली में देखो क्या हालत है, यमुना को एकदम क्या बना दिया है, नदी को, मतलब इतनी पावर नदी को क्या बना दिया है, एकदम नाला बना दिया है जिसमें एकदम सारा का सारा वेस्ट प्रोडक्ट जा रहा है। तो इससे बचने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को इंट्रोड्यूस किया गया। आपने सुना होगा यमुना एक्शन प्लान और गंगा एक्शन प्लान, है ना। इसमें क्या कर रहे हैं कि जो आपके घरों से निकलने वाला जो कचरा है उसको आप क्या करोगे, या घरों से निकलने वाला जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको आप ट्रीट कराओगे कहां पे? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में। तो आप मोर एंड मोर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इंट्रोड्यूस करोगे, जिससे क्या होगा, जो आपके घर से जो कचरा निकल रहा है वो पहले साफ होगा, तब वो नदी में जाएगा, राइट। तो जब आप ट्रीटमेंट की बात करोगे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, या सीवेज ट्रीटमेंट जो प्लांट होते हैं इनमें जब ट्रीटमेंट की बात करोगे तो 3 लेवल पे आपको ट्रीटमेंट मिलेगा। एक को बोलते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट और टर्सरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट की सबसे पहले बात करते हैं। देखो प्राइमरी ट्रीटमेंट में आप क्या देखोगे, जो वाटर होगा उसको पहले फिल्टर करेंगे, फिल्ट्रेशन होगा, राइट। बड़ा बड़ा ये जब प्राइमरी ट्रीटमेंट में समझो ध्यान से क्या हो रहा है कि जो बड़े बड़े साइज के जो कंपोनेंट है, बड़े बड़े साइज के जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो क्या होंगे, जो कैसे है, अनडिजॉल्व है, जो डिजॉल्व नहीं है, राइट, वो प्राइमरी ट्रीटमेंट में सारे के सारे अलग हो जाएंगे, है ना। पहले क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगा, फिल्टर में बड़े बड़े हट जाएंगे, और दूसरी स्टेप में सेडिमेंटेशन होगा, सेडिमेंट में जो मिट्टी मिट्टी है वो नीचे बैठ जाएगी, और फिर वो प्राइमरी फ्लुएंट कहलाएगा, वो इफ्लुएंट कहलाएगा, और वो बाहर निकल के आएगा सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। समझो प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या हो रहा है, फिल्ट्रेशन हो रहा है, फिल्ट्रेशन में जो लार्ज बड़े साइज के जो अनडिजॉल्व वेस्ट प्रोडक्ट है वो हट जाएंगे, और सेडिमेंटेशन में जो छोटे छोटे वो भी हट जाएंगे। अब जो यहां से प्राइमरी फ्लुएंट निकलेगा उसमें क्या होगा, उसमें मेनली जो डिजॉल्व ऑर्गेनिक जो वेस्ट प्रोडक्ट है और जो माइक्रोव है वो प्रेजेंट है, राइट। अब ये जो प्राइमरी फ्लुएंट है ये कहां जाएगा, सेकेंडरी में जाएगा। सेकेंडरी में क्या होगा, सेकेंडरी में टैंक बने होते हैं। पहला टैंक कहलाता है एरेशन टैंक। यहां पे क्या होता है, एयर हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और यहां पे आप क्या देखते हो, यहां पे इन्वॉल्व होते हैं माइक्रोब्स और फंगस। ये माइक्रोब और फंगस क्या करेंगे, ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हुए फ्लोक्स क्रिएट करेंगे। फ्लोक्स क्या होते हैं, बैक्टीरिया और फंगस का एक क्लॉट जैसा स्ट्रक्चर। और वो क्या करेंगे, वो बैक्टीरिया और फंगस क्या करेंगे, जितना भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट है ना, जितना भी आपका वेस्ट प्रोडक्ट है, सेल्यूलोज वगैरह है, आपके खाने वाला सेल्यूलोज है जो आपने ऑर्गेनिक खाया हुआ है, या फिर भैंस वगैरह ने जो खाया होगा, या फिर आपका जो एक्सक्रीट है उसमें जो वेस्ट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होता है उसको वो यूटिलाइज करेंगे। और क्योंकि वो ऑक्सीजन डिपेंडेंट है तो वो ऑक्सीजन भी यूज कर रहे होंगे, तो ऑक्सीजन को यूज करते हुए वो जितना भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट है उसको क्या कर रहे होंगे, डिग्रेड कर रहे होंगे। और जब वो डिग्रेड हो जाएगा, आपको कैसे पता चलेगा कि डिग्रेड हुआ, क्योंकि देखो वो काम कर रहे हैं तो ऑक्सीजन भी यूज कर रहे हैं, तो उनकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी है। तो जब वो ऑक्सीजन यूज होना बंद हो जाए, अभी मैं बीओडी को और बेटर वे में एक्सप्लेन करूंगा, बस इतना समझ लो कि जब वो ऑक्सीजन यूज होना बंद हो जाए तो कहीं ना कहीं उसने ऑर्गेनिक कंपोनेंट को साफ कर दिया है ना, उसने क्या कर दिया, उसको साफ कर दिया है। अब जब वो साफ हुआ तो T1 के बाद टैंक 1 से वो टैंक 2 में जाएगा, टैंक 2 में फिर से थोड़ा सेडिमेंटेशन होगा, और यहां पे आप क्या देखोगे, स्लज क्रिएट होगा, और वो स्लज जो होगा सेडिमेंट के बाद स्लज क्रिएट होगा, उसको हम थर्ड टैंक में भेज देंगे। थर्ड टैंक में आप क्या देखोगे, थर्ड टैंक में क्या हो रहा है, थर्ड टैंक में आप देखोगे कि वहां पे और फर्मेंटेशन की प्रोसेस हो रही है, और वहां पे एनारोबिक फर्मेंटेशन होता है, जिससे मेथेन प्रोड्यूस होगी, हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी, H2 गैस प्रोड्यूस होगी, राइट। यहां पे आप क्या देखो, एनारोबिक कंडीशन में टैंक 3 में क्या होंगे, जो स्लज है वो और कलेक्ट हो जाएगा। आप क्या देखते हो कि ये जो T2 टैंक में जो स्लज आया इसको एक्टिवेटेड स्लज बोलते हैं, और दोबारा से जब और जो प्राइमरी फ्लुएंट जब इसमें आ रहा था टैंक 1 में, तो उसमें और थोड़ा सा इनोकुलम करने के लिए यहां से ही, क्योंकि जब ऑक्सीजन खत्म हो गई सारी तो अब वो एकदम साफ हो गया, मगर अब पानी तो T2 में बहा दिया, अब नया पानी उसमें आया, उसमें से थोड़ा सा और हम ऐड कर देते हैं स्लज, एक्टिवेटेड स्लज, और यहां से अब जो सेकेंडरी इफ्लुएंट निकला, अब ये आप सीधा रिवर में बहा सकते हो। इस बात को याद रखना कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद जो वाटर है, राइट, इसको आप रिवर में छोड़ सकते हो, हालांकि इसको आप टर्सरी ट्रीटमेंट के लिए भी ले जा सकते हो। आ रही है बात समझ में? तो ये आपने किसकी बात की, ये आपने बात की सीवेज ट्रीटमेंट कंडीशंस की, कि सीवेज को कैसे हम ट्रीट कर रहे हैं। इज इट क्लियर? इतना समझ में आया आप लोगों को? ओके यहां पे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड देखो, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड देखो, क्या होता है कि ऑब्वियस सी बात है, किसी भी एक इसको एक्सप्लेन ऐसे भी कर सकते हैं कि वो जो माइक्रोब्स हैं वो क्या करते हैं, फॉर 1 लीटर इन 1 लीटर आप क्या देखोगे कि जो माइक्रोब्स हैं दे यूटिलाइज ऑक्सीजन, और याद रखना जितनी ज्यादा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होगी उतना ही ज्यादा उसमें वेस्ट प्रोडक्ट होगा, ऑर्गेनिक वेस्ट उतना ही ज्यादा होगा,
राइट, कीप इन माइंड, जितनी ज्यादा बीओडी उतना ही ज्यादा उसमें वेस्ट प्रोडक्ट होगा, जितनी कम बीओडी उतना ही कम वेस्ट प्रोडक्ट उसमें, ऑर्गेनिक वेस्ट प्रोडक्ट उसमें होगा। सो दिस इज अबाउट बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। यहाँ पे हमने छोटी छोटी चीजें बात की और यहाँ पे हमने डिस्कस किया सीवेज ट्रीटमेंट को। नेक्स्ट हम यूज समझते हैं आगे क्या है कि माइक्रोब्स कैसे यूज होते हैं बायोगैस के प्रोडक्शन में। नेक्स्ट इज बायोगैस प्रोडक्शन। ओके, तो जब आप बायोगैस की बात करोगे कि बायोगैस प्रोडक्शन में कैसे माइक्रोब इन्वॉल्व है, तो इसको हम समझ लेते हैं। पहले समझते हैं कि बायोगैस क्या होती है। राइट, बायोगैस को आप ऐसे समझ सकते हो कि एक मिक्सचर ऑफ गैसेज है जिसमें एन नंबर ऑफ गैस होती है, बट यहाँ पे प्रीडोमिनेंटली आपको मेथेन मिलेगी। राइट, यहाँ पे आपको प्रीडोमिनेंटली कौन सी गैस मिलेगी? मेथेन मिलेगी। आप यहाँ पे कह सकते हैं कि ये बनती कैसे है, हाउ इट फॉर्म। तो कैसे बनती है इसको आप मेंशन कर सकते हो कि यहां पे एनारोबिक डाइजेशन चलता है। राइट, एनारोबिक डाइजेशन बाय पैथोजन। पैथोजन या पैथोजन बोलो या फिर माइक्रोब्स बोलो, नॉट द पैथोजन, पैथोजन गलत वर्ड हो जाएगा, वो डिसीज कॉजिंग होता है। तो यहां पे मेंशन करो माइक्रोब्स कि यहां पे एनारोबिक प्रोसेस चल रही होती है। आप किस तरीके की गैस प्रोड्यूस करना चाहते हो ये डिपेंड करेगा कि आप रॉ मटेरियल क्या यूज कर रहे हो और माइक्रोब कौन सा यूज कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑर्गेनिक कंपोनेंट में आप यूज कर रहे हो, जैसे आप माइक्रोब ईस्ट यूज कर रहे हो, राइट, और यहां पे सेल्यूलोज फ्री वाले कंटेंट को यूज कर रहे हो जिसमें सेल्यूलोज नहीं है, राइट, तो आप इसमें क्या देखोगे? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही होगी। यहां पे आप क्या देखोगे? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। सेल्यूलोज फ्री का मतलब जैसे आटा हो गया, आटा है ना, उसमें सेल्यूलोज नहीं होता। राइट, जैसे डो हम आटा बोल सकते हैं इसको। तो आप ईस्ट को यूज करोगे तो यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। मैंने क्या बोला कि किस तरीके की गैस प्रोड्यूस करनी है, डिपेंड किस पे करेगा? माइक्रोब ईस्ट ले रहे हो और यहां पे रॉ मटेरियल आप आटा ले रहे हो, तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। बट ध्यान से समझो, जहां पे सेल्यूलोज रिच कंटेंट होगा, फॉर एग्जांपल जो गाय या भैंस है, कैटल्स हैं, वो क्या खाती है? सेल्यूलोज खूब सारा खाती है। तो सेल्यूलोज की प्रेजेंस में जब आप देखोगे कंडीशन, तो आपको वहां पे मेथेन देखने को मिलेगी। यहां पे आप क्या देखने को मिलेगी? मेथेन देखने को मिलेगी। यहां पे प्रीडोमिनेंटली मेथेन होगी। मेथेन के साथ साथ आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, हाइड्रोजन गैस भी मिलेगी। राइट, बट यहां पे आप प्रीडोमिनेंटली किसको मेंशन कर रहे हो? मेथेन को मेंशन कर रहे हो। क्लियर है? मेथेन को बनाने के लिए ऑब्वियस सी बात है, यहां पे कुछ पैथोजन, नॉट द पैथोजन, यहां पे कुछ माइक्रोब इन्वॉल्व होंगे और उन माइक्रोब को हम बोलते हैं मेथनोजन बैक्टीरिया, मेथनोजेंस। राइट, मेथनोजन की बात करें तो ये एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है। यहां पे आपको कई सारे बैक्टीरिया मिलेंगे मेथनोजन में। बहुत ही कॉमन एग्जांपल है मेथनोबैक्टीरियम। राइट, मेथनोबैक्टीरियम क्या करता है? मेथेन को प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो अगर आपको मेथेन प्रोड्यूस करवानी है तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पे मेथेन यूज करोगे और आप सेल्यूलोज वाले कंटेंट को यूज करोगे। तो आप सोच के देख सकते हो मेथनोजन आपको मिल कहां रहे होंगे, कहां कहां मेथनोजन मिलेंगे। आप याद करो, जस्ट अभी हमने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पढ़ा था। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट था, उसमें जो तीसरा टैंक था, थर्ड टैंक जो था, वहां पे एनारोबिक कंडीशन में आपको क्या मेथनोजन भी मिलते हैं। और आपको मेथनोजन कहां मिलेंगे? कैटल्स के स्टमक में एक रूमेन वाला पार्ट होता है, वहां पे आपको मेथनोजन मिलेंगे। और आपको मार्सी एरिया में भी, जो मार्शी एरिया होते हैं, दलदल वाले एरिया होते हैं, वहां पे भी आपको मेथनोजन देखने को मिलेंगे। राइट, जब आप सीवेज जब आप बायोगैस के टैंक की बात करोगे तो ये 10 से 15 फुट का एक टैंक होता है जिसमें ऊपर एक गैस होल्डिंग चैम्बर होता है जिसको होल्डर बोल रहे होते हैं, और यहाँ पे स्लरी कंटेंट आप ऐड कर रहे होते हो। एक साइड से एंट्री गेट होता है जहां से आप वाटर और जो गाय या भैंस का जो डंग होता है, जो गोबर होता है, उसको आप ऐड कर रहे होते हो। तो बायोगैस को पहले हम गोबर गैस भी बोलते थे। आ रही है बात समझने? और इससे क्या होता था? इससे गैस प्रोड्यूस होती थी। और ये गैस आप किस में यूज करते थे? लाइटनिंग में यूज कर सकते थे या फिर खाना वगैरह बनाने में यूज करते थे। आया समझने? केवीआईसी और एक आईएआरआई जो इंस्टीट्यूट थे, इन्होंने इसको डेवलप करने में मदद किया था। केवीआईसी की बात करें तो खादी विलेज इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन की बात करते हैं, और एक इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का आईएआरआई एक संस्था है जिसने इसको डेवलप करने में मदद किया था। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, आईएआरआई, ये आईसीएआर का ही एक पार्ट है। आईसीआर छोड़ो, आईएआरआई याद रखिए आप। राइट, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसने इसको डेवलप करने में, इसको इन्वेंट करने में मदद की थी। तो ये हमने बात की बायोगैस प्रोडक्शन की, कि बायोगैस प्रोडक्शन में किस तरीके से माइक्रोब इन्वॉल्व है। तो यहां पे आपने ईस्ट का इन्वॉल्वमेंट देखा और यहां पे मेथनोजन का इन्वॉल्वमेंट देखा, और ये दोनों के दोनों माइक्रोब्स हैं जो बायोगैस को प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं। राइट, नेक्स्ट अब हम इसके आगे बात करेंगे किसकी? बायो फर्टिलाइजर की, राइट, और अदर कंपोनेंट की। ठीक है,
चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बायो फर्टिलाइजर से पहले मैं यहां पे एक्सप्लेन कर देता हूं बायो कंट्रोल एजेंट को। बायो कंट्रोल एजेंट क्या होते हैं, इन पे समझते हैं। एक आपने वर्ड सुना होगा ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग में आप क्या देखते हो कि जो आप क्रॉप यूज कर रहे होते हो वो मेनली 3 टाइप की क्रॉप हो सकती है, या तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, या फिर आपकी हाइब्रिड क्रॉप हो सकती है, या फिर आपकी ट्रेडिशनल जो क्रॉप होती है, देसी वेराइटी जिनको आप बोलते हो, देसी वेराइटी हो सकती है। जब आप ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हो तो वहां पर आप देसी वेराइटी यूज करोगे, आप बायो फर्टिलाइजर यूज करोगे, बायो फर्टिलाइजर से मैन्योर, और बायो कंट्रोल एजेंट यूज करोगे। तो पहले बायो कंट्रोल एजेंट को समझते हैं। बायो कंट्रोल एजेंट क्या होते हैं? बायो कंट्रोल एजेंट होते हैं, ये एक तरीके के माइक्रोब्स ही हैं, आप मेंशन कर सकते हो ये माइक्रोब्स ही हैं, बैक्टीरिया फंगस यही होते हैं, राइट। बट ये जो हार्मफुल इंसेक्ट होते हैं या फिर हार्मफुल पैथोजन है जो प्लांट को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, उनको किल करते हैं। बायो कंट्रोल एजेंट क्या करते हैं? उनको स्पेसिफिकली किल कर रहे होते हैं, राइट। किसको किल कर रही है? वो ऑर्गेनिज्म जो प्लांट को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो बायो कंट्रोल एजेंट इस तरीके से हम इनको मेंशन करते हैं। अगर आप बायो कंट्रोल एजेंट में बात करोगे तो ये कैसे कंट्रोल करते हैं, कि हाउ दे कंट्रोल, तो आप बोलोगे कि भाई ये प्रेडेशन, नेचुरल तरीके से जो प्रेडेशन की प्रोसेस है उससे, या फिर पैरासिटिज्म की प्रोसेस है उससे ये कंट्रोल करते हैं, राइट। आप यहां पे एग्रोकेमिकल यूज नहीं करोगे, केमिकल्स को यूज नहीं करोगे जब भी ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करोगे, क्योंकि अगर आप केमिकल यूज कर रहे हो तो ये क्या करते हैं? बायो मैग्निफिकेशन, मतलब वो पहले छोटे इंसेक्ट में, फिर बड़ी मछली में, फिर और मछलियों में, फिर वो कलेक्ट होते जाते हैं ना, जिसको बायो मैग्निफिकेशन बोलते हैं, जो एक प्रॉब्लमेटिक कंडीशन। तो बायो मैग्निफिकेशन की प्रोसेस आप देखते हो कि प्रॉब्लम क्रिएट करती है अगर आप केमिकल यूज कर रहे हो, तो इसीलिए हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, सॉइल की फर्टिलिटी को इवन डैमेज कर देता है, इवन वो जो एग्जिस्टिंग बायोडाइवर्सिटी है उसको डैमेज करते हैं। बट जब बायो कंट्रोल एजेंट की बात कर रहे हो, जब आप ऑर्गेनिक फार्मिंग में बायो कंट्रोल एजेंट की बात कर रहे हो, तो ये लिमिटेड मैनर में ही किल करते हैं, राइट। बायो कंट्रोल एजेंट की अगर हम फीचर की बात करें तो बायो कंट्रोल एजेंट क्या करते हैं भाई, कि जो स्पेसिफिक पैथोजन है उसी को किल कर रहे हैं, और कंप्लीटली खत्म नहीं कर रहे उसको एक लिमिटेड मैनर में मार रहे हैं, जितना हमको जरूरत है, डिजायरेबल कंडीशन है, राइट। क्योंकि फार्मर इस बात पे भी बिलीव करते हैं कि अगर आप किसी भी पॉपुलेशन को कंप्लीटली इरेडिकेट कर रहे हो, किसी भी पैथोजन को कंप्लीटली इरेडिकेट कर रहे हो, तो वो ऑब्वियस सी बात है इकोसिस्टम में कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, राइट। इसीलिए जो बायो कंट्रोल एजेंट होते हैं कंप्लीटली किल भी नहीं करते। कुछ बायो कंट्रोल एजेंट का एग्जाम्पल आप याद करो क्या है। बायो कंट्रोल एजेंट का आपने नाम सुना होगा लेडी बीटल, जो एफिड को किल करती है, राइट। ये बायो कंट्रोल एजेंट ही है। आपने ड्रैगन फ्लाई का नाम सुना होगा। ड्रैगन फ्लाई क्या करता है? याद करो, ड्रैगन फ्लाई किसको किल करता है? मॉस्किटोज को किल करता है। किसको किल करता है? मॉस्किटोज को। एक बैसिलस थुरिंजियंसिस का नाम सुना होगा आपने, बीटी कॉटन वाला, राइट। बैसिलस थुरिंजियंसिस, बैसिलस थुरिंजियंसिस को भी हम बायो कंट्रोल एजेंट की तरह यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं कि उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया के जो स्पोर होते हैं, उन स्पोर को हम क्या करते हैं, पैकेट्स में कैच कर लेते हैं, और उन स्पोर को पानी में मिला के हम स्प्रे कर देते हैं बैसिलस फैमिली पे और कुछ फ्रूट की फैमिली पे। फिर क्या होते हैं, कुछ कुछ जो बटरफ्लाई है या कुछ जो इंसेक्ट है, जब उसको खाते हैं तो वो किल हो जाते हैं, राइट। तो ये भी एक तरीके का है बायोकेमिकल, बायो कंट्रोल एजेंट ही है। एक फंगस का नाम है ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा क्या करता है? जो रूट्स होती हैं, रूट्स का जो इकोसिस्टम है उसको प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। ये भी एक तरीके का बायो कंट्रोल एजेंट ही है, राइट। ट्राइकोडर्मा का नाम आपने सुना ही होगा। एक वैकुलो वायरस का नाम सुना होगा। वैकुलो वायरस की अगर हम बात करें, वैकुलो वायरस बहुत ही स्पेसिफिक जो इंसेक्ट है उनको किल करने में मदद करता है, बहुत ही स्पेसिफिक, मतलब इसको नैरो स्पेक्ट्रम भी रिप्रेजेंट करते हैं, नैरो स्पेक्ट्रम किलिंग भी मेंशन करते हैं, राइट। यहां पे क्या बोलते हैं कि नैरो स्पेक्ट्रम में ये एक इंसेक्टिसाइड की तरह काम करता है, राइट। बहुत ही लिमिटेड जो स्पेसिफिक आपके जो पैथोजन है इंसेक्टिसाइड्स है उनको ही किल करता है, राइट। ऐसा नहीं है कि किसी को भी, ऐसा नहीं है कि ये फिश को भी डैमेज करे, मैमल्स को, बर्ड्स को, या किसी को डैमेज करे, नहीं, या अदर इंसेक्ट को नहीं, ये स्पेसिफिक पैथोजन को ही किल कर रहा होता है, स्पेसिफिक इंसेक्टिसाइड को ही किल कर रहा होता है, इसीलिए इसको नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड भी मेंशन कर रहे होते हैं, राइट। आपने आईपीएम का नाम सुना होगा। आईपीएम बोले तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में इसी वैकुलो वायरस को ही यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि ये नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड है, राइट। क्योंकि हमको जो एग्जिस्टिंग जो बायोडाइवर्सिटी है उसको भी किल नहीं करना, राइट। जो सेंसिटिव एरिया होते हैं जहां पे डाइवर्सिटी काफी ज्यादा क्रूशियल है, वहां पे हम इनका यूज कर रहे होते हैं, राइट। वहां पे हम रैंडमली किसी भी केमिकल को या फिर रैंडमली किसी अदर एजेंट को नहीं यूज करेंगे जिससे वो कंप्लीटली इरेडिकेट करते। तो ये आपने समझा बायो कंट्रोल एजेंट के बारे में, राइट। आपने लेडी बीटल को समझा, आपने ड्रैगन फ्लाई को समझा, आपने ट्राइकोडर्मा को देखा, राइट। आपने बैसिलस थुरिंजियंसिस को देखा, राइट। तो ये सारे के सारे क्या थे? बायो कंट्रोल एजेंट ही है। लास्ट अब हम डिस्कस करेंगे बायो फर्टिलाइजर के बारे में, राइट। तो स्टार्ट करते हैं बायो फर्टिलाइजर।
तो जब आप बायो फर्टिलाइजर की बात करते हो तो बायो फर्टिलाइजर में आप बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और कुछ फंगस को रखते हो, राइट। फंगस में भी आप माइकोराइजा को मेंशन कर रहे हो, तो राइट। तो जब आप यहां पे डिस्कशन करोगे बायो फर्टिलाइजर को, तो बायो फर्टिलाइजर को समझो बायो फर्टिलाइजर करते क्या है। देखो, बायो फर्टिलाइजर में दो तरीके की कैटेगरी है। कौन कौन सी कैटेगरी है? एक है जो नाइट्रोजन को रिगेन करवाते हैं और एक फास्फोरस को रिगेन कराते हैं। जो बायो फर्टिलाइजर हैं वो सॉइल फर्टिलिटी को और इंक्रीज कर रहे होते हैं। एक नाइट्रोजन के लेवल को और इंक्रीज कर रहा होता है और एक फास्फोरस के लेवल को इंक्रीज कर रहा होता है। नाइट्रोजन के लेवल को इंक्रीज करने के लिए बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया है, जिनको हम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी मेंशन करते हैं, या फिर कुछ स्पेसिफिक साइनोबैक्टीरिया है, नॉस्टॉक एनावीना जैसे, अभी इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। और दूसरे कुछ फंगस हैं जो फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं, और इसमें माइकोराइजा का बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, सबसे पहले हम नाइट्रोजन फिक्सिंग की बात करते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग में जब बात करोगे तो ये नाइट्रोजन फिक्सिंग क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनियम आइन में कन्वर्ट कर देते हैं। अमोनियम आइन प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर से अमीनो एसिड्स वगैरह बनाने में यूज कर लेता है उनको, राइट। तो यहां पे दो तरीके के मेंबर इन्वॉल्व है। कौन? एक बैक्टीरिया और एक साइनोबैक्टीरिया, राइट। बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया सिम्बायोटिक नेचर के हो सकते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल राइजोबियम की बात करते हो, और कुछ फ्री लिविंग नेचर के हो सकते हैं, जैसे एजोबैक्टर, एजोस्पाइरलम, राइट। दूसरी तरफ साइनोबैक्टीरिया भी हो सकते हैं। साइनोबैक्टीरिया में भी आपको केस दो मिल सकते हैं कि सिम्बायोटिक वाले और फ्री लिविंग वाले। फ्री लिविंग में नॉस्टॉक और एनाबीना का एग्जांपल है, राइट। और यहां पे आप सिम्बायोटिक में कुछ फर्न की बात कर रहे होते हो, है ना, फर्न्स वगैरह की, कुछ फर्न के स्पेसिफिक लीव्स की बात कर रहे होते हो, राइट। तो यहां पे आप कैटेगरी देख रहे हो। अच्छा, एक डिफरेंस ध्यान रखना कि जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है वो सिर्फ नाइट्रोजन फिक्सिंग करेंगे, जबकि साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सिंग भी करेंगे प्लस फोटोसिंथेसिस भी करेंगे। क्लियर है? तो ये आपने डिस्कशन किया नाइट्रोजन फिक्सिंग वाले को। दूसरी तरफ आप माइकोराइजा की बात करो। माइकोराइजा आपका फास्फोरस एब्जॉर्प्शन में मदद करेगा। माइकोराइजा आप क्या देखते हो कि ये फंगस और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स का एसोसिएशन होता है, जहां पे ये क्या करते हैं? उन रूट्स को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। रूट्स को फास्फोरस एब्जॉर्ब कराते हैं, रूट्स को वाटर की लैक से बचाते हैं, वाटर की कमी से, सैलिनिटी से बचाते हैं। तो ये काफी हद तक उसको हेल्प कर रहे होते हैं, राइट। तो इस तरीके से माइकोराइजा जो रूट्स का जो माइक्रो एनवायरनमेंट है उसको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। यहाँ पे ग्लोमस पर्टिकुलर फंगस की स्पीसीज है, फंगस का एक ग्रुप है जो यहाँ पे इन्वॉल्व होता है माइकोराइजा के केस में, जिसको हम ग्लोमस मेंशन कर रहे हैं, राइट। दैट इज कॉल्ड GLOMUS, ग्लोमस। जो क्या कर रहा है? जो प्रोटेक्ट करने में मदद कर रहा है, जो या ऐसे कह सकते हो ये फंगस का वो ग्रुप है जो माइकोराइजा में मेनली इन्वॉल्व है, और जो प्रोटेक्ट करता है कि उनको रूट्स ऑफ हायर प्लांट को, और उसमें भी हेल्प किस तरीके से कर रहा है? हेल्प उसको फास्फोरस एब्जॉर्प्शन में मदद करा रहा है। तो ये आपने फाइनली आपने किसकी बात की? बायो फर्टिलाइजर की बात की, बायो फर्टिलाइजर की तरह ये कैसे काम कर रहे होते हैं। सो इन दिस होल चैप्टर वी टॉक्ड अबाउट माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ह्यूमन के वेलफेयर में जो माइक्रोब्स इन्वॉल्व है, हमने माइक्रोब्स को समझा क्या होते हैं माइक्रोब्स, हमने उनकी लोकेशन देखी, कॉस्मोपॉलिटन नेचर के, सर्वव्यापी नेचर के, और हमने देखा यहाँ पे ये बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, या फिर यहाँ पे वायरस या फिर अदर फंगस वगैरह यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, राइट। फिर हमने देखा कि हाउस होल्ड प्रोडक्ट में कैसे ये इन्वॉल्व है, हमने देखा ये इंडस्ट्रीज में कैसे इन्वॉल्व है, हमने देखा सीवेज ट्रीटमेंट में कैसे इन्वॉल्व है, हमने देखा बायोगैस के प्रोडक्शन में कैसे इन्वॉल्व है, हमने देखा बायो कंट्रोल एजेंट की तरह कैसे काम करते हैं, बायो फर्टिलाइजर की तरह काम करते हैं। सो दिस इज होल अबाउट दिस टॉपिक। यहां पे हमने पूरे चैप्टर को समझा, ठीक है। थैंक यू सो मच। यहाँ पे हम सेशन को एंड करते हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया, आभार आप सभी का इतना प्यार देने के लिए इस पॉडकास्ट सीरीज को। जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ इसी तरीके से संकल्प भारत के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बी हेल्दी, बी हैप्पी, बाय बाय।